कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 6 तक देखा था। बिहार बोर्ड के द्वारा जो भौतिकी का मॉडल पेपर रिलीज हुआ है। आज हम प्रश्न संख्या 7 से देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 है, n एक समान गोलीय बूंदे जो समान विभव v तक आवेशित हैं मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। नई बूंद का विभव होगा। n इक्वल स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल v आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। पोटेंशियल ऑफ न्यू बिग ड्रॉप विल बी। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो छोटी बूंद है इस पे हम मान लेते हैं ये जो छोटी बूंद है सारी छोटी बूंदें हैं, क्योंकि इन सभी छोटी बूंदों पर समान विभव है। कितना है? समान विभव। और समान विभव कितना है? v है। और मान लेते हैं इन छोटी बूंदों की जो त्रिज्या है वो r है और इन छोटी बूंदों पर जो आवेश है, चार्ज है, वो q है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा k q अपॉन r। अब ये सब छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो हमें पता करना है कि इसका विभव क्या होगा। मान लेते हैं इसका विभव v डैश है। तो v डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k q डैश बाय r डैश। q डैश क्या है? इस बड़ी वाली बूंद पर जो आवेश है वो q डैश है और इस बड़ी वाली बूंद की जो त्रिज्या है वो r डैश है। अब इन्हीं सब छोटी बूंदों से मिलकर ये बड़ी बूंद मिली है। तो क्योंकि आवेश जो होता है वह नष्ट नहीं होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसके कारण इन सारी छोटी बूंदों से मिलकर इन पर जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा? तो q डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू q। अब r डैश हमें पता करना है कि r डैश कितना होगा। r डैश यानी बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी ये इनका हमें पता है कि छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा। एक छोटी बूंद का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। छोटी वाली बूंद की त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का हमें पता है आयतन का फॉर्मूला। अब ये सारी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही हैं, यानी इसका मतलब इंटू n बराबर 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ये बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या है। इस छोटी वाली बूंद का आयतन गुना n इक्वल टू बड़ी बूंद का आयतन। अब ये हो जाएगा 4/3 पाई, ये कट गया। अब आ जाएगा r क्यूब इंटू n बराबर r डैश क्यूब। तो ये आ जाएगा r डैश बराबर आ जाएगा r n टू द पावर 1/3। r डैश बराबर आ गया r n टू द पावर 1/3। अब ये वाली जो वैल्यू आई इसको हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जो हो जाएगा ये हो जाएगा v डैश बराबर आ जाएगा k q डैश का वैल्यू हमने क्या निकाला? n इंटू क्यू। और r डैश का हम लोगों ने क्या वैल्यू निकाला? r n टू द पावर 1/3। अब ये हो गया। ये ध्यान में रखिए सब जगह हम लोगों ने जो लिया है वो बड़ा वाला n लिया है। तो यहाँ पर भी जो n होगा, वो बड़ा वाला n होगा। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा? बड़ा वाला n होगा। तो ये हो जाएगा k q अपॉन स्मॉल r n डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n 1 टू द पावर 3 1/3। ये हो जाएगा k q अपॉन r n। अब इससे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी आ जाएगा 2/3। ये किसकी आ गई? ये बड़ी वाली बूंद पर जो विभव है वो आ गया। अब ये देखिए के क्यू बाय आर क्या है? के क्यू बाय आर जो है वो छोटी वाली बूंद पर विभव है। इसका मतलब v डैश जो हो जाएगा, v डैश हम लोग लिख सकते हैं, ये v डैश जो हो जाएगा, v डैश बराबर हो जाएगा छोटी वाली बूंद पर जो विभव है इंटू n टू द पावर 2/3। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र है। यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 माइक्रोकूलम है तो संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर बल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर इज 10 to the power 5 volt per meter. If charge on plates of condenser is 1 microcoulomb, then force on each plate of condenser is. तो हम लोगों को पता है फोर्स बराबर होता है चार्ज यानी आवेश गुने इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे कितनी दी गई है 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर, और संधारित्र पे आवेश दिया गया है 1 माइक्रोकूलम। तो क्या फोर्स बराबर यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम यानी 10 to the power -6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर होगा, कूलम इंटू वोल्ट पर मीटर। तो ये हो जाएगा 10 to the power -1 न्यूटन फोर्स बराबर। लेकिन ये गलत हो गया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है, हमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं, हमको याद है, आपको अगर याद हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर नेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें इसकी भी भागीदारी है और इसकी भी भागीदारी है, इन दोनों की भागीदारी है। इसका मतलब अगर हमको इस प्लेट के कारण लगने वाला बल निकालेंगे तो सिर्फ हम इस प्लेट का यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा उसको लेंगे, और वो कितना होगा, वो आधा होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा Q इंटू जो दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है यहाँ पर Q दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम यानी 10 to the power -6 गुने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 to the power 5/2 न्यूटन। तो ये आ गया 10 to the power -1/2 न्यूटन, और ये आ गया 10 to the power -5 को हम लोग लिख सकते हैं, या इसको भागा करने के लिए ये भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों 10 से गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/10। तो अब ये आ गया 2 × 5 = 10, तो ये आ गया 5 गुने 10 to the power -2 न्यूटन। तो यहाँ आंसर 5 कौन सा है, ये वाला हो जाएगा B 0.05 न्यूटन। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होगा आघूर्ण, ये होगा आघूर्ण वाले धारा पाश करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ वेक्टर का मान होता है। तो हम लोगों ने ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में पढ़ा है कि टाउ वेक्टर यहाँ पे जो होगा अनुभूत बल आघूर्ण, ये टाउ वेक्टर बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि विद्युत क्षेत्र बी वेक्टर। तो यहाँ पे आघूर्ण जो आएगा, अनुभूत आघूर्ण टी वेक्टर टाउ वेक्टर बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो सिंपल इसमें हो जाएगा आंसर ए। आइए फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो प्रश्न है 10 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल विथ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक नीडल का फॉर्मूला था वो होता है 2π√I/m × b। यहाँ पे m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो टाइम का ये है, तो यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√b। व्यतक्रमानुपाती होता है, व्यतक्रमानुपाती होने के कारण क्या हो गया, जब व्यतक्रमानुपाती का कारण क्या होगा, जब b बढ़ेगा तो t घटेगा, और जब b घटेगा तो t बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने से, यानी चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे मान जो है वो घटाया जा रहा है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाया जा रहा है, ये जब b का मान जब घटेगा तो t का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, व्यतक्रमानुपाती। तो
चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल बढ़ता है, इंक्रीजेज। और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न है 11वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्लांट हाउसेस? तो हमें पता है प्लांट हाउसेस में जो यूज होता है वो होता है अवरक्त किरणों का। कौन सा? इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड क्या रेज करते हैं? ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है प्लांट हाउस में, वहां पे इंफ्रारेड अंदर तो आ पाती हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण जो वातावरण होता है वो गर्म रहता है अंदर का। तो इंफ्रारेड यहाँ पे आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश तथा एच वेक्टर में सदिश जेड अक्ष के अनुदिश है, उस तरंग का गति की दिशा होगी। ई वेक्टर ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एच वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। वेलोसिटी ऑफ दिस वेव इज। अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो ई वेक्टर होता है और एच वेक्टर होता है और वेलोसिटी वेक्टर होता है, ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होती है। ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ई वेक्टर जो है वो एच वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी वैसे ही ठीक उसी प्रकार एच वेक्टर भी ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ये ई वेक्टर जो है एच वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, एच वेक्टर भी ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक उसी प्रकार वी वेक्टर भी ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एच वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। सब जो मेरे पास यहाँ पे दी गई है क्वांटिटीज, मात्राएं एक दूसरे के परस्पर लंबवत होंगी। तो अब देखिए यहाँ पे ई का जो सदिश है वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। ई का जो हमारे पास सदिश दिया हुआ है, ई का जो सदिश है वह एक्स अक्ष के अनुदिश है, इधर है ई वेक्टर। एच वेक्टर का जो सदिश है वो जेड अक्ष के अनुदिश है। जेड वेक्टर यानी कि ये वाला, ये जो मार्कर है, मार्कर का जो आप दिख रहा है ये है जेड वेक्टर, इसके अनुदिश है। इसका मतलब जेड वेक्टर के अनुदिश में एच वेक्टर है, जेड अक्ष के अनुदिश में एच वेक्टर है और एक्स अक्ष के अनुदिश ई वेक्टर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा अक्ष हो गया? वाई एक्सिस, ये वाला। यानी वाई एक्सिस में हमारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, अलोंग वाई एक्सिस, वाई अक्ष के अनुदिश।